नाउ टुडे वी आर गोइंग सीन अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, इसके बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं किसे पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले ये समझना होगा क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो ये जो होता है ना, ये बराबर होता है वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम को अरेंज करने के लिए, ठीक है, सिस्टम स्लोली बोले तो स्लोली मोशन की बात की जा रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, स्लोली नहीं स्लोली मोशन की बात की जा रही है। इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के प्रेजेंस में जो है वर्क डन होता है एजेंट द्वारा, तो सिस्टम को अरेंज करते हैं स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली, ठीक है, स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, मतलब कि एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इसमें कंजर्व्ड रहती है। बात करते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कि देखो, मान लो ये मेरा एक ग्राफ मैंने बना डाला, कुछ ऐसे करे हुए हैं, कुछ ऐसा हमने ग्राफ बनाया, बन जा बे यार, ये नहीं बनता, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे मान लो ये मेरा रेफरेंस लाइन हो गया, ये हो गया मेरा रेफरेंस लाइन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या यहाँ पर u या बराबर 0 होगा, वे u इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस लाइन पे हमेशा u क्या होता है? 0 होता है। मान लो यहाँ पे एक बॉडी थी, मास जिसका m था। अब इस बॉडी को एक एजेंट, यानी कि मैं जो है, मान लो एक फोर्स लगाता हूँ और इसको ऊपर लेके जाता हूँ, नीचे लगता है mg। लेकिन अब ये स्लोली मोशन है, जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो ये ऊपर जाता रहता है, जाता कुछ यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ पहुँचता है तो इस पे हो जाती है m, नीचे लगता है mg, ठीक है। अब ये बताओ और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो h की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये बताओ, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो क्या F बाई एजेंट इज इक्वल्स टू mg होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की निकालनी है, यानी u बराबर वॉट विल हेयर, तो ये बताओ कि हमें पता है mg लग रहा था नीचे, ऊपर लग रहा था mg यहाँ पे, ये भी तो mg के बराबर था, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ। तो यहाँ पे फोर्स ये लगा, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दूँ तो क्या यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि F बाई एजेंट विच इज़ mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ h, डिस्टेंस का हुआ है तो mg h आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला है? ये मैंने निकाला है वर्क डन। अब वर्क डन निकाल लिया और हम यहाँ देख सकते हैं, तो वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज नथिंग बट व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से अपने पास mgh आ जाएगा, क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgh। मेरे भावनाओं को समझो। और अगर तुम डेल्टा यू निकालोगे तो भी mgh ही आएगा, क्योंकि इनिशियली इस पे कितना था? 0 का था चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स के अगर बारे में बात करें हम, तो ये अपनी 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो प्रकार होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पहली टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरी जो होती है वो होती है अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी होती है अपनी
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अपनी 3 प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि थोड़े केसेस पढ़ेंगे कि रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो बेसिकली अगर उन केसेस की बात करें तो ये अपनी ग्राफ हो गई। अब मान लो कि मैंने जो है यहाँ पे क्या माना है, ये मैंने मान लिया मेरा रेफरेंस पॉइंट एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, तुम कहीं भी मान सकते हो। तो मैंने माना कि मेरा जो है ये यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, ये हो जाएगा रेफरेंस लाइन ऑफ रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट, जो मन करे वो कहो। यहाँ पे बेसिकली u बराबर 0 होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे ये जो है, ये हाइट हो गई तुम्हारी कितनी, ये हाइट तुम्हारी हो गई h2। और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये यहाँ पे कुछ ऐसे मास है इसका m। ये बताओ अगर मैं बॉक्स को नीचे लेते आऊँ, तो ये बताओ मास अगर मैं बॉक्स को नीचे लाऊँ यहाँ पे, तो ये अगर रेफरेंस पॉइंट है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो नीचे लाऊँ h2 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या, इसका u बराबर क्या बताओ mgh होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। अब जब यहाँ पे u बराबर mgh आ जाएगा, तो अब सबसे पहली बात ये होती है कि अगर मैं इसको उठा दूँ, थोड़ा उठा दिया, ठीक है, मैंने इसको कर दिया यहाँ पे, और ये हाइट को हमने रखा कितना, तो ये हाइट को हमने रखा क्या, इस हाइट को हमने बोल दिया h1। अब इस हाइट को हमने कह दिया h1, ठीक है, h1, ठीक है। चलो अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, चाहे मैं यहाँ से निकालूँ चाहे मैं यहाँ से निकालूँ, दोनों में सेम ही आने वाला है। तो अगर मैं इसका निकाल डालूँ, यहाँ से निकालते हैं, तो ये बताओ अगर यहाँ से निकालूँ मैं, तो सबसे पहले तो ये डेल्टा u आता है इनिशियल, फाइनल माइनस u इनिशियल हो जाएगा। तो डेल्टा u जो आएगा वो आ जाएगा, u फाइनल कितना हो जाएगा, ये टोटल हाइट को मान लो तुम कितना, टोटल हाइट को ये बताओ पहले। यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ये फाइनल कितना हो जाएगा, तो mgh1, और माइनस करोगे, इनिशियल कितना था, -mgh था, तो -mgh, तो ये h2 होगी, तो यहाँ से डेल्टा u जो हो जाएगा वो हो जाएगा mgh, क्योंकि h1 + h2 = h होगा। ये हमने निकाल डाला mgh। अब बताओ, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर मैं यहाँ से निकालूँ, तो ये बताओ यहाँ पे 0 है, तो ये mgh1 आ जाएगा यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे जो है हम निकाल सकते हैं, और हर पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर होगा। तो अगर एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो ये होगा कुछ ये अपना ऐसे, ये हो जाएगा अपना mgh1। मान लो ये है, यहाँ पे नीचे जो हाइट है वो हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी, ये होगी h1 हाइट, और ये जो ऊपर ये टोटल हाइट जो होगी, इस टोटल हाइट को हम मानते के चलते हैं कि ये h है, और यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट एक रखी हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे भी वही रखी हुई है, और ये अपना रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, इसे क्या मान सकते हैं, u बराबर 0, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये m, तो ये बताओ यहाँ पे u क्या होगा, सॉरी यहाँ पे u 0 नहीं होगा, यहाँ पे u बराबर mgh1 होगा कि नहीं। यहाँ पे इतना ऊपर है, मान लो अगर मैं इसे रेफरेंस लाइन मान लूँ, रेफरेंस लाइन, तो ये mgh1 होगा, और ये हाइट को मैं मान लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ रख दिया इस ऑब्जेक्ट बॉक्स को, और ये हाइट हो गई h2। तो ये हो जाएगा mg यहाँ पे u बराबर mgh2।
तो ये हो जाएगा अपना फाइनल, ये हो जाएगा अपना इनिशियल। तो टोटल जो होता है वो डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। तो यहाँ पे डेल्टा यू बराबर यू फाइनल जो होगा वो mgh2 माइनस हो जाएगा क्या, mgh1। तो यहाँ से mgh2 माइनस h1 का डालेंगे। और भाई साहब यहाँ पे मेरे ख्याल से लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई, ये H2 था, ये H1 था, सॉरी ये H था केवल। तो यहाँ से क्या H2 माइनस H1 जो है H आएगा, तो यहाँ से mgh हो जाएगा। ठीक है, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अच्छा, अगर मैं इसको ना ही बोलूँ, इसी को अगर H बोलूँ और इसको H2 बोल दूँ, इसको मैं अगर जो मैं चेंज किया हूँ इसको हटा दूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 माइनस H1, तो भाई ज़ीरो आ जाएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ मुझे H लिखना चाहिए था। तो अगर मैं H माइनस H1 कर डालूँ तो यहाँ से mgh2 आ जाएगा। तो बेसिकली यही सब फंडास हैं, ठीक है, जो जिसे हमें ख्याल में रख के चलना है। अब बात करते हैं इन्हीं पे खेलना है हमें, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वो कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी के बेसिस पे है। ठीक है, चलिए हम जो है अब करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या नाम है इसका, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो जितनी भी ये है अपनी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, तो मानो समझो, बात को समझो। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि पहले तो कंजर्वेटिव एनर्जी, इसमें कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है। तो बेसिकली हमें पता है कि कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी ये हमेशा इज़ कांस्टेंट, ये हमेशा एक रहता है। मतलब काइनेटिक और इनिशियल का सम जो है वो कांस्टेंट रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये ई इनिशियल है, ये ई फाइनल है। क्या है ये ई इनिशियल, इनिशियल एनर्जी इसमें कंजर्वेटिव एनर्जी में बराबर फाइनल एनर्जी होता है। कंजर्वेटिव एनर्जी में हमने पढ़ा है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर में इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी होता है। तो ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी से बेसिकली बात की जा रही है, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों। ये भी कौन सी फॉर्म होती है, ये मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर हम पढ़ें तो यहाँ का इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वन इनिशियल मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या होगी, इनिशियली जो है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्या? बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं डायग्राम बना दूँ तो अगर यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे रुका ही हुआ है, ये मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये बताओ यहाँ पे u बराबर ज़ीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी तो चल नहीं रहा। तो ये हो गया भैया, निपट गए अपना ज़ीरो। अब ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइनल पॉइंट पे जब नीचे जाता है तो हाइट बराबर ज़ीरो हो जाता है, और h ज़ीरो हो जाएगा तो p पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी अपना निपटनी है। तो बेसिकली ये आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो अगर मैं लिखूँ तो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² आएगा। m से f निपट लिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा,
कि 2gh अंडर रूट इज इक्वल टू v, यानी इस वेलोसिटी से ये चलेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, जो भी करे, उसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, दैट वाज दिस थिंग। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बस यही था, हमने ये पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्प्रिंग के बारे में। तो स्प्रिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे हमें हल्के में नहीं लेना है, तो इसी वजह से थोड़ा शेड करते हुए मैं थोड़ा कलाकारी दिखाऊंगा और इस पे स्प्रिंग लिखूंगा। स्प्रिंग क्या है ये? स्प्रिंग। अब बेसिकली यहाँ तो मैंने कर लिया है, ये कुछ ऐसे हो जाता है ना तो ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, चलो अब स्प्रिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्प्रिंग देखो, बेसिकली स्प्रिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ इलास्टिक मैकेनिकल मेंबर। ठीक है, ये एक इलास्टिक मैकेनिकल मेंबर होता है विच कैन अप्लाई force in pushing as well as pulling nature। ये जो है, ये पुशिंग और पुलिंग नेचर दोनों में जो है ये फोर्स लगा सकता है। विच कैन अप्लाई फोर्स इन पुशिंग एज वेल एज पुलिंग नेचर। ठीक है, तो ये होता है अपना स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जो है मेरे ख्याल से मुझे थोड़े अगले क्लास में कंटिन्यू करनी चाहिए, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। तो चलिए अगले क्लास में इसे हम पढ़ेंगे।